हाँ, तो इन्फोसिस आज का स्टॉक ऑफ द डे 2.5% की मजबूती और यही ट्रेंड आपको याद होगा। टीसीएस दबाव में आएगा। डायरेक्टर साहब सीरीज पर टीसीएस फायर करें, खराब नतीजे और उसका खामियाजा टीसीएस लगातार भुगतता हुआ। आज फिर 1.5% का दबाव। फ्राइडे को जब हमने सुबह सुबह अलर्ट करा था उसके बाद से ध्यान रखें 2.5% से ज्यादा की कमजोरी टीसीएस शुक्रवार भी झेल चुका है और तब भी इन्फोसिस % ऊपर था। सिमिलर ट्रेंड रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस का आप देख रहे हैं, मजबूती इन्फोसिस में इंटैक्ट, टीसीएस लगातार दबाव झेलता हुआ। लेकिन मार्केट्स का मूड मोटा मोटी आपके सामने सम अप कर देता हूं दबाव के साथ, और ये लगातार तीसरा हो गया। गुरुवार, शुक्रवार और ये आज सोमवार जब हफ्ते की शुरुआत हुई, तीसरा दिन जब दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। 3/4% का दबाव सेंसेक्स और निफ्टी में। अच्छी बात कि दिन के लो से निफ्टी कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। 10,700 जो अब से कुछ देर पहले हफ्ता वसूली में हम लोग बातचीत कर रहे थे तमाम देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट से, 10,700 बड़ा अहम है। 10,700 को अब तक तो हम होल्ड कर रहे हैं, उन लेवल्स को डिफेंड कर पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये दबाव क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लोबली कुछ वीकनेस है। लास्ट मैंने चेक लिया था तो सिर्फ दुनिया भर में कराची का मार्केट एक है जो हरे निशान में था, अदरवाइज अक्रॉस द ग्लोब प्रेशर है। डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका में आज जब शाम को कामकाज होगा तो 250 पॉइंट की नरमी के साथ वो कामकाज की शुरुआत हो सकती है। ये मूड बिगाड़ने का काम। अक्रॉस ग्लोब तो प्रेशर है ही, जैसे मैं कह ही रहा हूं आपको, एक मार्केट को छोड़ दें तो वो मार्केट क्या, तो मजाक में बोला था। अदरवाइज अक्रॉस एशिया पेन, यूरोप में दबाव। यूरोप तो खैर नर्वस है। कल फिर से यूके में वो थेरेसा मे की जो ब्रेक्जिट डील है, यूके के एमपीज उस पर कल वोट करने वाले हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस बीच रुपया देखिए आप, कमजोरी गहराती हुई नजर आएगी। ये सब भारतीय बाजारों का मूड थोड़ा सा बिगाड़ है, इसीलिए दबाव 10,700 लेकिन प्रोटेक्ट होता हुआ। अक्रॉस सेक्टर्स आज पेन है। सिर्फ इन्फोसिस क्योंकि अच्छा कर रहा है, आईटी फ्लैट है। अदरवाइज जो सेक्टर्स दबाव में, जो प्रेशर में आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएंगे, प्राइवेट बैंक्स में अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा दबाव है। कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ऑटो, ये तमाम वो पॉकेट्स हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड करती हुई। निफ्टी बैंक आप लोग की स्क्रीन पर आता हुआ। एचडीएफसी, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वो तमाम हैवी वेट्स। कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। दबाव वाले स्टॉक्स जो दबाव बना रहे हैं बाजार में, इन सब का नाम उसमें शुमार नजर आएगा आपको। तो एक इन्फोसिस है जो कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट मैन स्टैंडिंग जैसा कह लीजिए आप। अदरवाइज सारे हैवीवेट्स दबाव झेलते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट से बात की शुरुआत करते हैं। दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से हमें आज बात करनी है। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ एमएस महाबलेश्वरा साहब जुड़ते हुए। महाबलेश्वरा साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। मुझे पता नहीं आप कितना हिंदी समझ पाएंगे। मैं अगर कोई डाउट हो, मैंने सवाल क्या पूछा तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, बट आई विल ट्राई माय लक। मैं आसान हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, क्विकली आप लोग की स्क्रीन पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। एनआईआई में 8% का उछाल था, मुनाफा छोटे बेस पे 60% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा था। बट मिस्टर महाबलेश्वरा, यू हैड गाइडेड फॉर अ 20% ग्रोथ दिस फाइनेंशियल ईयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फॉर FY19। अब तो एक ही क्वार्टर बचा है सर हमारे सामने। ऑल सेट कि उस गाइडेंस को अचीव कर लेंगे आसानी से? No, see, guidance is for the business. So what we said is our advances would grow above 18%. So this quarter we have clocked 17.15% growth in the advances. And you may be aware of the fact that about 1.5 years back, our CD ratio was just 65%. Now we have been able to bring the CD ratio to a level of 79.77%. See, improved CD ratio and also a consistent growth in the advances of around 18% plus, that I am sure that it would help in improving the interest income. See, hamara interest income, it has grown at a rate of 24.38%, and the operating profit has grown at a rate of 24.38%, whereas interest income has grown at a rate of 13.67%. See, you have just drawn my attention to the growth of NII. NII has grown at a rate of 8%. So here I have reversed about 30 crores interest income, which I have not recognized. Okay. The fact is that entire ILFS exposure of 155 crores, we have treated it as NPA. And there the unrealized interest of around 7 crores we have reversed. ILFS का एक्सपोजर कितना है कर्नाटका बैंक का? 145 करोड़ रुपीस, 155 crores credit exposure we had. इसमें कहीं भी कोई पेमेंट्स ड्यू थे वो नहीं आए आपके पास, ऐसा हुआ है क्या सर अभी तक?
the 3 months नहीं आया था, इसीलिए वो entire 155 crores we have treated it as NPA. Okay. For the group. तो Yeah. इस क्वार्टर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर दैट सर. अच्छा, Yeah. लोन ग्रोथ का मोमेंटम दैट रिमेन्स स्ट्रांग. Which pockets helped you during the last quarter, during the quarter gone by, and how is the demand environment shaping up, sir? Yeah. Loan growth book is very consistent. It is powered by mainly housing sector. See, my entire advances portfolio, about 11.6% is belonging to housing sector. Usme growth rate is around 22.10%. So housing sector has grown at a consistent rate of 22.10%, and the commercial real estate sector, which is at 17.76% of our total credit exposure, this has shown a growth rate of 13.76%. Similarly, we are focusing on the MSME also. MSME, the current quarter, the growth rate is 12.16%. Housing, MSME, and commercial real estate, they are the growth areas for us. And apart from that, the car loan has also shown a growth of 14.23%. अच्छा, मिस्टर महाबलेश्वर, you talked about SMEs, MSMEs, है ना? कुल आपकी बुक का कितना एक्सपोजर MSME पॉकेट में? रिलीफ हैज बीन कमिंग थिक एंड फास्ट फॉर दिस पॉकेट. पहले आरबीआई की तरफ से रिलैक्सेशन आया था, अब वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी रिलैक्सेशन आता हुआ MSME स्पेस के लिए. आपका कितना एक्सपोजर है और इस समय MSME पॉकेट का वाकई हालात कैसे हैं? जो स्टेप उठाए गए, how helpful will it be for the banks as well as the sector per se? Yeah, that's very interesting. See, in my bank, my total exposure to the MSME sector is 26.36%. So this is the total exposure to the MSME sector. So here also, if you want to know the NPA, 1 minute. MSME. 1 second. Please. Yes, sir. Take your time. Because this MSME house, this entire NPA. So here, the entire out of this 26.36% exposure, which amounts to 12,164 crores. 12,164 crores out of 52,000 crores. The NPA is 600 crores as of December 2018. So that means around 4.93% of the advances under MSME is presently non-performing advances. अच्छा, ठीक बात. अच्छा, यहाँ पे बीच में there had been concerns about the liquidity in the system, sir. NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट भी करा था. वाकई क्या लास्ट क्वार्टर में लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स थे? वाकई आप लोग भी टाइटन कर रहे थे अपने हाथ को? NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को पैसा नहीं दे रहे थे आप लोग? ऐसा हो रहा था क्या सर? Yeah. See, NBFC, our bank, we have about 16% exposure, and most probably we will not be taking any additional exposure to the NBFC. To ease the liquidity that is being faced by the NBFC sector, what we are doing as a banker is that I am interested in buyout finance. So are you in talks with anyone, sir? Yeah. We have already initiated interactions with about 5 NBFCs. Of that, my own existing 2 NBFCs. So we are in the advanced stage of talking, discussion. So we had already given indications also. So that portfolio buyout, if I go for that, I will be further reducing the exposure to the NBFC. तो ये buyout finance क्या मतलब सर? कितना क्वांटम की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कर्नाटका बैंक कितना बड़ा पोर्टफोलियो एक्वायर करने के मूड में? इनिशियल डिस्कशंस के साइज को इंडिकेट कर रही हैं? Individual group, I may go for about 100 to 200 crores, and overall not more than 5% of our total exposure. अच्छा, NIMs, if I compare sequentially, that is quarter on quarter, they are still stable. But then when I compare them year on year, the NIMs have fallen, sir. We used to clock over 3% NIMs, that has fallen to below sub 3% levels. Why the pressure on net interest margins, sir? Is the elevated costs hurting margins, and what the trajectory looking like? No. See, we have been able to hold on to that 2.94%. Even now, I am confident that by year end, my NIM would be somewhere around 3%, because
the earnings, I said when you were referring to the NII, we have reversed about 30 crores unrealized interest because of this last minute, this ILFS recognition, and in the MSME also in the dispensation, RBI dispensation, we have in the MSME about 225 crores. For that also we have not recognized the interest. So all these cases, so in the fourth quarter there is no much pressure. So I'm confident that my both the NII definitely it would grow at a rate of double digit, and NIM we should be able to reach take it to a level of around 3%. Since you're talking about ILFS, since you're talking about asset quality, sir, अच्छा, I'll come to that. एक मिनट वो स्टॉक जरा दिखाएं. एक तो येस बैंक दिखाएं, 7% की मजबूती के साथ येस बैंक पे इस समय कामकाज होता हुआ. स्ट्राइड्स फार्मा की बात हो रही थी कुछ देर पहले, इससे पहले शो में, और देखिए वो आप 7% की मजबूती है. सब स्टॉक्स जिनके हाईज की तरफ मूव कर रहे हैं. कर्नाटका बैंक बात करते करते इस समय वायदा का शीट मेरे स्क्रीन पे खुली हुई है. 4.25% की मजबूती कर्नाटक बैंक में आ चुकी है. तो सर की कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है. लगातार वो तेजी मजबूती बढ़ती हुई. इसमें एक और स्टॉक जोड़ लीजिए, जेट एयरवेज. डायरेक्टर साहब अगर उसको स्क्रीन पे फायर करें और वहां पे भी आप देखेंगे मजबूती अब तूल पकड़ती हुई जेट एयरवेज में. देखिए अचानक वो स्पाइक और दिन के हाईज के आसपास. पर कर्नाटक बैंक पे रडार पे उसको स्क्रीन पे रखें, अच्छी मजबूती आती हुई. अच्छा महाबलेश्वरा सर, कमेंट्री आपकी बाजार को पसंद आ रही है. मुझे एक बात बताएं, ग्रॉस एनपीएस जो हैं इस बार इंप्रूव हुए हैं. सीक्वेंशियली देयर हैज बीन अ फॉल ऑफ अराउंड 21 basis points. Was it directional call from here? Confident that the number will go southwards, reduce from here on in subsequent quarters? Asset quality का pain is behind us? Asset quality is one of the areas which was attracting our attention right from the beginning, and this is what I have been sharing with you people also. So for us, growth with quality is our business mantra. If I am able to adhere to the quality, then only I will be interested in increasing my loan book. Otherwise, we are not at all going for that. Fortunately for us, the new assets, whatever that we have added to the loan book, it is performing extremely well. And we have been able to resolve many of our existing NPAs also. So if you look into that in the gross NPA, my gross NPA was 4.92% as of March 2018. So now it is at 4.45%. See, quarter on quarter, this NPA is reducing, and it will continue to reduce from here on. है ना, ये confidence है ना? Yeah. What I have shared with all the stakeholders is that so by year end, it should be around 4% plus or minus 20 basis point. So that is the GNPA guidance that we have shared, and we have very meticulously planned for reduction of NPA. And I am sure that going forward, definitely the asset quality would improve. And improved asset quality should result in improved operating profit as well as the top. तो 4.5% इस समय ग्रॉस एनपीए है. मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साल के एंड जाते जाते 4% के आसपास एसेट क्वालिटी इंप्रूव होकर पहुंचेगी. कमेंट्री जो इतनी पसंद आ रही है, उसके बाद स्टॉक में उछाल. तो ग्रोथ विद क्वालिटी, तो आई एम अज्यूमिंग जो आप स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं उसमें हाई रेटेड पोर्टफोलियो लगातार इंक्रीज हो रहा होगा. महाबलेश्वरा सर, धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, हिंदी मेरी समझने के लिए और उस पर जवाब देने के लिए खास तौर पे. और कर्नाटका बैंक स्टॉक पे नहीं, थैंक यू सो मच सर. कर्नाटका बैंक का स्टॉक पे कॉल क्या है मैं आगे बातचीत करूंगा तो बताऊंगा. एक्सपर्ट जुड़ेंगे मेरे साथ. लेकिन मेटल्स, खासकर कॉपर के दाम पिछले साल से ही दबाव में चल रहे हैं. लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का मानना है कि अगले 6 महीने में कॉपर के दाम करीब $1,000 प्रति टन बढ़ सकते हैं. कॉपर की कीमतों और हिंदुस्तान कॉपर की विस्तार योजनाओं पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने कंपनी के सीएमडी संतोष शर्मा से बातचीत करी. क्विकली सुन लीजिए उस बातचीत को, फिर इस स्टॉक पे भी मैं आगे कॉल लूंगा. एक्चुअली राइट ऑन डेट हम 4 मिलियन टन कैपेसिटी पर हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ओर. और हमारा प्लान है 2024 तक हम 20 मिलियन टन 20 मिलियन टन और प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करेंगे. सर इमीडिएटली क्या टारगेट रहेगा 2019-20 के लिए 51 लाख टन, दैट इज़ 5.1 लाख टन, एंड नेक्स्ट टू दैट इज़ 6.1 लाख टन. ये मेरा एक्सपांसन का अभी तक का लक्ष्य है. तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक्सपांसन का जो लक्ष्य है 20 मिलियन टन का, उसको 3 तरीके से पूरा करना है. नंबर 1 मैंने कहा आपको एक्सपांसन ऑफ ऑपरेटिंग माइन जो चल रही है. नंबर 2 रीओपनिंग ऑफ क्लोज माइंस. नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड माइंस ऑल्सो.
मेरे लीज होल्ड एरिया में ऐसे माइंस हैं, ऐसे रिजर्व हैं जो प्रूवन रिजर्व हैं और बहुत कम गहराई पर वो मुझे उपलब्ध भी हो जाएंगे। तो मैं नया माइन भी बना रहा हूँ, जैसे सिंह बेल्ट में चापरी सिद्धेश्वर एक माइन हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है। राखा के लिए टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है। मलाजखंड आपने देखा होगा, मलाजखंड तो आपने विजिट किया है कि यहाँ पर एक्सपांसन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सितंबर 2019 आने वाले साल में मेरा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सर चूँकि तांबे की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, हम इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, रेलवे का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो तांबे की ज़रूरत तो बढ़ती जाएगी। क्या नए जगहों पर भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं? उम्मीद है कि कई नई जगहों पर मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक बहुत एम्बिशियस एक्सप्लोरेशन प्लान पर काम कर रही है। हम आने वाले 2 साल में हमारे लीज होल्ड एरिया में जो डेप्थ एक्सप्लोरेशन है, हम अभी लगभग 400 से 500 मीटर डेप्थ तक ही एक्सप्लोर्ड हैं, उसके नीचे नहीं। हम आने वाले 2 साल में लगभग 750 to 1000 मीटर डेप्थ तक जा रहे हैं। इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रूवन रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हमारी माइन लाइफ जो वर्तमान कैपेसिटी 4 मिलियन टन पे 30 साल है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट कैपेसिटी 20 मिलियन टन पर भी कम से कम 20 साल रहे। तो ये हमको ये एक्सप्लोरेशन से मिलेगा। क्या हम दूसरे देशों में जाके भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं? वैसे भी कोई योजना है या हमारा एक जॉइंट वेंचर है जिसमें हम हिंदुस्तान कॉपर, MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नाल्को, हम तीनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है और हमारा उद्देश्य है कि हमको ऐसे रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना है आउटसाइड इंडिया जो कि स्ट्रेटेजिक मिनरल के रिसोर्स हो सकते हैं। चलिए, तो हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट जो कह रहा है, जो केपेक्स प्लान है उस पर मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन जेट एयरवेज में दिखा रहा था दिन के हाई की तरफ मूव कर रहा था वो स्टॉक। अब देखिए वो खबरें आती हुई सूत्रों के हवाले से कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी हो रही है। आपको पता होगा इस कंपनी के हालात तो खराब हो ही चुके हैं, अपने बकाया दे नहीं पा रही है, बैलेंस शीट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन लगातार बढ़ रहा है। अब खबरें हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत नरेश गोयल साहब की जो जेट एयरवेज में हिस्सेदारी है 20-25% घटती हुई नजर आएगी। जो वोटिंग राइट्स हैं उन्हें 10% पे मैक्स लिमिट पे सीमित कर दिया जाएगा, यानी नरेश गोयल साहब की वोटिंग राइट्स केवल 10% रहेंगी जेट एयरवेज पे। बोर्ड से शायद वो इस्तीफा देते हुए नजर आए। इस तरह की खबरें आप लोग की स्क्रीन पे सूत्रों के हवाले से आती हुई। जेट एयरवेज इस समय 11-12 रुपए के आसपास का उछाल 4.5% की मजबूती के साथ इस रिस्ट्रक्चरिंग की सूत्रों के हवाले से खबरों पर ये रिएक्शन आप लोग की स्क्रीन पर। मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक में लौटने के बाद ब्रेक से इन दो कंपनी जिनकी बात करी, कर्नाटका बैंक, हिंदुस्तान जिंक की, और साथ साथ जेट एयरवेज की भी करूंगा बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कर्नाटका बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और साथ साथ अब जेट एयरवेज, इन तीनों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर जुड़ते हुए। सेठी सर, सबसे पहले तो जेट एयरवेज, अभी वो फ्लैश चलाया, सूत्रों के हवाले से रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी हो रही है। जेट पे कॉल क्या है वैसे आपका, हाउस कॉल? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए जो खबरें आ रही पॉजिटिव है और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से अगर ये सब मटेरियलाइज होती है तो यहाँ से अपसाइड और देखी जा सकती है। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू होल्ड ऑन टू द स्टॉक एट द करंट लेवल। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, मैं फ्रेश एंट्री ना करूं ना? यस, बिल्कुल, बिकॉज ये जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये वापस बैक ट्रैक होते हैं, नहीं होता है तो फिर अटक जाएंगे फिर। ठीक बात। अच्छा, दोनों बाकी जो कंपनी जिनसे आज मैनेजमेंट से रूबरू हुए हम लोग, उसमें एक हिंदुस्तान कॉपर थी, दूसरा कर्नाटका बैंक। वो कर्नाटका बैंक तो अच्छी तेजी भी दिखा रहा है, क्या कॉल होगा सर इन दोनों पर? देखिए, जहाँ तक कर्नाटका बैंक का सवाल है, देखिए जो नतीजे आए थे बहुत ही शानदार थे, हर फ्रंट पे अच्छा किया है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बट चूंकि स्टॉक पिछले कुछ सप्ताह में अच्छा चल चुका है तो मेरी सलाह रहेगी कि जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो होल्ड करे, और कोई भी गिरावट आती है वापिस से स्टॉक अगर 105 तक के लेवल पे मिलता है तो खरीदारी करें। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 150 रुपए का। और जहां तक हिंदुस्तान कॉपर का सवाल है, स्टॉक अपने 52 वीक लोज के आसपास है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट एग्रेसिव है एक्सपेंशन को लेके, फिर एक वेदांता का ट्यूटिकोरिन प्लांट बंद होने की वजह से थोड़ा कॉम्पिटिटर को फायदा होता है, वो देखते हुए, और दूसरा आने वाले क्वार्टर सालों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है या रेलवेज को देखते हुए कॉपर की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे स्टॉक ठीक लगता है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे
होल्ड करके रख सकते हैं। एक साल में भी कुछ लेवल्स ऑफ 70 रुपीज ऑन द स्टॉक। अरे वाह, तो 50 का माल 70 हो सकता है, तो अच्छे खासे अपसाइड हिंदुस्तान कॉपर में नजर आते हैं। कर्नाटका बैंक है तो होल्ड रखें, नहीं तो फ्रेश एंट्री 105 के जोन पे करें, और जेट एयरवेज फ्रेश एंट्री नहीं करें, अनसर्टेनिटी बहुत है। पर अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा था तो इस डेवलपमेंट पॉजिटिव है, इस स्टॉक को फिर आप होल्ड ऑन करें, आगे अच्छे गेन से स्टॉक दिखा सकता है। विकास जी धन्यवाद क्विकली इन तीनों स्टॉक्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन आज की न्यू ईयर कंपनी में यहां पे इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बार आखिरी सौदा। नमस्कार।